अच्छा, ये सारे किए थे हमने, इनको फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओनर और जो उसका प्रोप्राइटर या फर्म होती है, ओनर और फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ओनर ने अगर फर्म में कैपिटल लगाई हुई है तो फर्म उसकी कैपिटल, फर्म के लिए वो कैपिटल लाइबिलिटी है, फर्म वो कैपिटल वापस करेगा उसकी। फिर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कोई चीज़ें ऐसी बिजनेस में हो सकती हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो, पर क्योंकि वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, मेजर नहीं हो सकती, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम अकाउंटिंग पीरियड, हाँ हम क्या करते हैं पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पीरियड्स में। एक पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, वो जनरली 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। फिर उसके बाद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हाँ, कि हम जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो जब प्लेस होगी तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश से हमको कोई मतलब नहीं है, कैश मिले ना मिले, पेमेंट की है नहीं की है, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है। फिर अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, कि अगर हम जितने टाइम का रेवेन्यू ले रहे हैं, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने जितने भी खर्चे किए होंगे वो सारे खर्चे माइनस होंगे, उससे होगा क्या? सही प्रॉफिट या लॉस निकलेगा हमारे पास। उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जहां तक भी हम फ्यूचर देख सकते हैं वहां तक हमको अपना बिजनेस चलते हुए दिख रहा है। अगर हमको ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि ये वाला बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा या आने वाले 1 साल के अंदर अंदर बंद होने वाला है, तो हम हमारी अकाउंटिंग पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। इसका मतलब हमारी गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, तो हमारी, हम जितने भी एसेट्स हैं उनको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जितने में वो बिक सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क दिखाते हैं हमारी बैलेंस शीट में, कि ये वाले एसेट शॉर्ट टर्म है, ये वाले लॉन्ग टर्म है। फिर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं उनको हम उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है, पर हम उसको रिकॉर्ड किस पे चल करते जाते हैं? कॉस्ट पे करते जाते हैं उनको रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि हम अगर किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, उसको प्रॉफिट हम तभी दिखाएंगे जब वो हमको रियलाइज हो चुका है। जब तक वो रियलाइज नहीं होगा तब तक हम उसका प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। उसके बाद लॉस दिखा सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रूडेंस को भी फॉलो करता है, कंजर्वेटिव अप्रोच होती है हमारी, कि हम थोड़ा थोड़ा डरते हैं चीज़ों को, रिस्क लेने से थोड़ा डरते हैं। फिर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन से कम दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, या तो एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, एसेट कम होगा एक एसेट बढ़ जाएगा, एसेट कम हुआ लाइबिलिटी कम होगी, एक लाइबिलिटी कम हुई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो था ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फिर है कंजर्वेटिज्म, या इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हाँ, कि हम जितने भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर जितने भी फ्यूचर के लॉसेस होंगे उनके लिए हम प्रोविजन जरूर बना लेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी, जो भी मेथड और पॉलिसीज हम यूज कर रहे हैं उसी को हम ईयर आफ्टर ईयर यूज करते जाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। पर हमको अगर लगता है पॉलिसीज को चेंज करने से हमारी बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है तो चेंज कर सकते हैं। और हम किस किस चीज में चेंज कर सकते हैं? अगर लॉ रिक्वायर करता है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारी बेटर प्रेजेंटेशन हो रही है उससे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं हमारी मेथड और पॉलिसीज को। फिर है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी होती है हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड, उन चीज़ों को सेपरेटली अलग से डिस्क्लोज करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए मटेरियल चीज़ें, मटेरियल मतलब थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बड़ी अमाउंट की चीज़ें हैं जो। और मटेरियलिटी मतलब कौन सी अमाउंट हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा होगी, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, पेन है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, उनको बैलेंस शीट में अलग से नहीं दिखाते,
उनको सबको इकट्ठा करके एक बार में शो कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा भी था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, एसेट पड़ा होगा फिर भी हम उसको एक बार में खर्चे में डाल देंगे क्योंकि उनकी अमाउंट बहुत इमटेरियल है, बहुत छोटी अमाउंट है। जैसे कि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई खर्चा किया, उसको हम स्टेशनरी का सामान अभी बचा हुआ है पर फिर भी उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो नहीं करेंगे, उसको P&L में खर्चा दिखा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट उतनी मटेरियल नहीं है ताकि हम उसको एसेट्स में अलग से दिखाएं। तो ये सारे थे हमारे पास कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी? तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, एक तो बैलेंस शीट होगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस होगा और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। और बैलेंस शीट और P&L के नोट्स टू अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है अकाउंटिंग का हमारा एम क्या होता है, अकाउंटिंग करने का एम क्या आता है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स टू असरटेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। कि हमारा एम क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना हमारी एंटिटी की हर साल। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? पी प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है हमको, और पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। परफॉर्मेंस पता कर रहे हैं इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं इसका मतलब एसेट और लाइबिलिटीज देख रहे हैं। ये बनाना अकाउंटिंग का एम क्या है? ये इन सबको बनाना और इनको कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ग्रुप, कि जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनको जिनको चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको कन्वे करना, उनको कम्युनिकेट करना। अच्छा, इनको हम हमारे स्टेक होल्डर्स भी बोलते थे। स्टेक होल्डर्स का मतलब था जिसके अंदर सारी की सारी सारे लोग काउंट हो जाते हैं, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे ओनर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हाँ वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिक मीन्स थ्रू विच द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी मेक पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलोंग विद सिलेक्टेड क्वालिटेटिव डिटेल्स। तो ये बोल रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं? पब्लिक को बताते हैं हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही तो बताते हैं हम हमारे यूजर्स को कि बिजनेस में क्या चल रहा है। दे आर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ये स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि एक फिक्स्ड मैनर में बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके से बना रहा है, कोई किसी एक फिक्स्ड फॉर्मेट है ना बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। पोजीशन को भी परफॉर्मेंस को भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बताते हैं। जैसे P&L बनाना है तो वो चीजें लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे सारे, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, उसमें शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है ना, हर कोई वैसे ही बनाएगा। to have a record uh, to have a record of all business transactions and also to determine whether all these transactions resulted in either profit or loss for the period, all the entities will prepare financial statements। ये बोल रहा है ये पता करने के लिए कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फिर हमारी पोजीशन कैसी है, सारी की सारी एंटिटीज क्या बनाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। उसमें क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L। कोई बात नहीं, ये उसकी वजह से बोल रहा है, पार्टनरशिप के हिसाब से बोल रहा है। बाय फॉलोइंग वेरियस अकाउंटिंग। अच्छा, ये जो चीजें बनती हैं ये क्या अपनी मर्जी से बनती हैं? ये कैसे बनती हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, कन्वेंशंस को फॉलो करके, जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं उनको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो पहली चीज जो हमने की थी वो यही थी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ये सारे कहाँ काम आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काम आते हैं। जो उनके अंदर चीजें लिखी होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगली चीज, अच्छा ये समझ आ गया क्या लिखा हुआ है? ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि हमको यूजर्स को बताना है और ये सारी सारी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनेंगी कि सारे के सारे एक तरह से बनाएंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें बाद में। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए।
हाँ, ये सारी क्वालिटीज होंगी तब हम बताएंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह से बनी हुई। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अंडर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा कुछ ना हो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ही नहीं आ रही किसी को, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है? कि यूजफुल होने के लिए हम वही वाली इंफॉर्मेशन डालें उसके अंदर जो रेलेवेंट है यूजर्स के लिए, जो यूजर्स के डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनको जरूरत है, जिनकी चीजें चाहिए वो। इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ रेलेवेंस when it influences the economic decision of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming or correcting their past evaluation। ये बोल रहे हैं हम relevant तभी बोलते हैं उस चीज को, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी रेलेवेंट तभी होगी जब वो हमारे जो यूजर्स हैं उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं या फिर उनको हेल्प करेंगी पास्ट को इवेलुएट करने में, मतलब पहले कैसे थी कंपनी, अब कैसे काम कर रही है, फ्यूचर में कैसे काम कर सकती है, या फिर कंफर्म करने में या फिर करेक्ट करने में उनकी पास्ट इवेल्युएशन को, कि पास्ट में जो उनको लगता था उसको करेक्ट कर लिया या उनको कंफर्म कर लिया। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका मतलब वो रेलेवेंट है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। ठीक है ना, रिलायबल होनी चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फ्री फ्रॉम बायस। उसके अंदर कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, कि मतलब अपने हिसाब से ना बनाए, जो ट्रू चीज है वो दिखाए कंपनी उसके अंदर। To be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error and bias and can be depended upon the users to represent faithfully that which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent। इसका मतलब क्या है? सिंपल ये मतलब है इसका कि इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी रिलायबल, रिलायबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी कब होती है? जब वो फ्री फ्रॉम क्या हो? मटेरियल एरर, मतलब कोई बड़ा एरर ना हो, छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती हैं जो हमको नजर में नहीं है, कोई बड़ी गलती ना हो, और फ्री फ्रॉम बायसनेस हो। ठीक है। और हमारे यूजर जो हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर पाए कोई भी डिसीजन के लिए, तो वो क्या मानी जाएंगी? तो वो रिलायबल मानी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब इन्फो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऐसी होनी चाहिए जो हमको कंपेरेबिलिटी दे, कंपेयर कर सकें। तो कंपेरेबिलिटी ना दो तरह से कर सकते हैं, एक होती है इंट्रा फॉर्म, एक होती है इंटर फॉर्म। इंट्रा फॉर्म का मतलब है कि फॉर्म के अंदर ही 2022 के, 2023 के, 2024 के खातों को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं आपस में, फॉर्म के ही खातों को। इंटर फॉर्म का मतलब होता है दूसरी फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, इन दोनों के खाते भी कंपेयर हो सकते हैं क्योंकि सबने वही वाले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किए होंगे जो हमको दे रखे हैं। ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेट में, मतलब तुम ऐसा कुछ मत कर देना कि बिल्कुल ही अलग बना दो फाइनेंशियल स्टेट जो हम कंपेयर ही ना कर पाए, कि लास्ट ईयर तुमने किसी और। अच्छा, कंपेरेबिलिटी के अंदर एक हमने पॉइंट पढ़ा था कि चीजें कंपेयर करने के लिए हमको क्या मेंटेन करना पड़ता है? हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, कि दो चीजें कंपेरेबल तभी होंगी जब पिछले साल जो हमने मेथड या पॉलिसीज लगाई थी इस बार भी वही लगाई है, तब वो कंपेरेबल होती है। उसके बाद अगला है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या है? कि हम वही वाले, अच्छा वैसे मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज मटेरियल तब मानी जाती है जब वो हमारे यूजर्स का डिसीजन अफेक्ट कर सकती है, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसका डिसीजन अफेक्ट कर सकती है कि मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। जो भी वो डिसीजन लेने वाला था उसका डिसीजन उसके होने से या ना होने से अफेक्ट हो सकता है, वो चीज मटेरियल मानी जाती है। इसमें लाइन लिखी भी होगी, ये इंफॉर्मेशन इज मटेरियल। इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी कब होगी? इफ इट्स मिस स्टेटमेंट could influence the economic decision of user taken on the basis of financial information। कि वो क्या कर दे? अगर इन्फ्लुएंस कर दे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स को, यूजर के डिसीजन को अफेक्ट अगर वो कर दे, तो वो क्या है चीज? वो चीज मटेरियल है। ठीक है, मतलब हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और मटेरियलिटी किस पे डिपेंड करती है?
on the size and nature of item or error judged in a particular circumstances or its misstatement। इसका मतलब है कि जो मटेरियल, मान लेता हूँ मेरे लिए 100 रुपये इंपॉर्टेंट, अच्छा किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट हो, और किसी के लिए ऐसा हो सकता है 100 रुपये की कोई वैल्यू ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 100 रुपये मटेरियल, और जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए इमटेरियल चीज़ है ये। तो मटेरियलिटी डिपेंड किस पे करती है? हमारे बिजनेस के साइज पे, हमारे बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये मतलब हमारी जो भी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? फेथफुली दिखाएं, हम सारी ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड करें। टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिप्रेजेंट faithfully and the transactions and other events it either purports to represent or could reasonably be expected to represent. Thus, for example, a balance sheet should represent faithfully the transactions and other events that result in asset, liabilities, and equity of the enterprise at the reporting date which meet the recognition criteria। ये बोल रहा है कि हमारे जो बैलेंस शीट है शुड रिप्रेजेंट फेथफुली दी ट्रांजेक्शन्स, जहाँ सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो भी हमने की उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करें, इवेंट्स को भी फेथफुली रिप्रेजेंट करें, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटी ऑफ द एंटरप्राइज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट होती है जो हमारी बैलेंस शीट वाली डेट होती है, जैसे 31 मार्च है। विच मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब वही वाली चीजों को हमने रिकॉर्ड किया है जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करती हैं। मीट करती हैं इसका मतलब क्या है? कि हमने बोला था ना कि सेल को रिकॉर्ड हम कब कर सकते हैं? जब सेल हो चुकी है, पैसे मिले हो ना मिले हो उससे मतलब नहीं है हमको। तो वो चीज़ों को, वही वाली ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो फेथफुल रिप्रेजेंट क्या है? कि हमने सारी ट्रांजेक्शन को, सारे इवेंट्स को फेथफुली रिप्रेजेंट किया, फेथफुली शो किया उनको। उसके बाद सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो लीगल टर्म्स में तो अभी मानी नहीं जाएंगी, पर एक्चुअल में वो चीज़ है। जैसे कि मान लेते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब जो दिखता है हो सकता है वैसा ना हो, असलियत कुछ और ही हो। तो हम ना चलते, हम जो अकाउंटिंग करते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब जो असलियत है एक्चुअल में उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करो। जो तुमको सामने दिख रहा है वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि इसने बोला फॉर एग्जाम्पल वेयर राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड बट द सर्कमस्टेशन बट, ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग। ये बोल रहे तुम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने गए थे, ठीक है, तुमने खरीद ली, पैसे वगैरह दे दिए, तुम्हारे पास ओनरशिप आ चुकी है, उसकी राइट्स आ चुका है, तुम्हारे पास टाइटल आ चुका है। बस क्या पेंडिंग है? फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत कि ये फोटोकॉपी करानी है, वहां जमा करानी है, ये थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। तो वो लीगल टर्म्स में तो वो तुम्हारी हुई नहीं है अभी, अगर एक्चुअल में देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, वो तो हुई नहीं अभी तुम्हारी। पर अगर हम वैसे देखें असलियत में तो तुम्हारे पास पोजीशन आ चुकी है, पोजीशन उसकी आ चुकी है, तो तुम्हारे पास ओनरशिप आ चुकी है उसकी। तो ये बोल रहा है कि तुम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि तुम वो खरीद चुके हो, तुम्हारे पास असलियत में वो प्रॉपर्टी आ चुकी है, भले ही चाहे लीगल फॉर्मेलिटीज बची हुई है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि लीगल टर्म्स में तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और हो रहा हो, पर एक्चुअल में कुछ और हो चुका है। तो तुम उस पे चलोगे, सब्सटेंस पे चलोगे। सब्सटेंस मतलब जो असलियत है उसके ऊपर चलोगे, तुम उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे। इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली, अगर हमको इंफॉर्मेशन को फेथफुली दिखाना है, द ट्रांजेक्शंस एंड अदर इवेंट्स दैट इट प्रपोज टू रिप्रेजेंट, इट इज नेसेसरी दैट दे आर अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद देयर सब्सटेंस, उनके सब्सटेंस के हिसाब से रिकॉर्ड कर दो। एंड इकोनॉमिक रियलिटी, जो उसकी रियलिटी है उसके हिसाब से रिकॉर्ड कर दो। एंड नॉट मेरली देयर लीगल फॉर्म, उनकी लीगल फॉर्म की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, जो असलियत है उसके भी पे तुम रिकॉर्ड करो चीज़ों को, ठीक है। ये वाली चीज़ें ना बहुत बार आएंगी, इंटर में भी फाइनल में भी बहुत बार यूज होंगी यहाँ पे। हम बहुत सारी चीज़ों को इस बेस पे रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि रियलिटी ये बोल रही है, उसके बेस पे रिकॉर्ड कर दो।
हाँ, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब जो भी उन्होंने चीजें बनाई है वो न्यूट्रल रह के बनाई है, ना तो अपना फायदा देखा है ना किसी और का फायदा देखा उन्होंने। जो सही है वो चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर बायसनेस नहीं है, फ्री फ्रॉम बायस है वो। टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी न्यूट्रल, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस। Financial statements are not neutral if by the selection or presentation of information they influence the making of a decision or judgment in order to achieve predetermined result or outcome। ये बोल रहा है वो चीज हमारी न्यूट्रल नहीं, तब नहीं मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी? अगर हमने अकाउंटिंग इस हिसाब से की है कि हम कोई प्री डिटरमाइंड रिजल्ट या आउटकम अचीव करना चाहते हैं, मतलब मैं प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ ज्यादा, उसके हिसाब से मैंने अकाउंटिंग में छेड़छाड़ कर दी, या मैं एसेट ज्यादा दिखाना चाहता हूँ हमारे, उसके हिसाब से मैंने अकाउंटिंग में छेड़छाड़ कर दी, तो इसको हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। न्यूट्रल कब होगा? जब हमने कोई भी उसमें बायसनेस नहीं रखी है, जो चीज सही थी वैसे वैसे दिखाई है, ठीक है। उसके बाद है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब ये था ना कि हमारे पास जो फ्यूचर की इनकम और गेन्स होगी उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और फ्यूचर के जो लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंस, उनको रिकॉर्ड कर देंगे, वही प्रूडेंस है। The preparers of financial statement have to contend with the uncertainties that inevitably surrounds many events and circumstances such as the collectibility of receivable। ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, हैव टू कंटेंड विद अनसर्टेनिटीज, वो अनसर्टेनिटीज को देखना पड़ेगा उनको कि कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट inevitably surround many events, जो मतलब ना चाहते हुए भी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि सच एज कलेक्टिबिलिटी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, कि ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे डेटर्स हैं उनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना पड़ेगा हमको। द प्रोबेबल यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड द वारंटी क्लेम्स दैट में अकर। ये बोल रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या वारंटी क्लेम, जैसे वारंटी क्लेम्स है, हमने वारंटी दे रखी है, तो हमको थोड़ी पता है कितने लोग आएंगे वारंटी क्लेम करने, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो हम वेट करेंगे कि जब वो आएंगे तब उसके लिए खर्चा बुक करेंगे हम वेट नहीं करेंगे उसका। हम देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो वारंटी क्लेम करने आ जाते हैं, उतने का मैं पहले से ही प्रोविजन बना के रख लूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर का लॉस है ना जो हमको हो सकता है कि लोग वारंटी क्लेम करने आ सकते हैं। Such uncertainties are recognized by the disclosure of their nature and extent and by the exercise of prudence in the preparation of financial statements। अच्छा, अब ये बोल रहा है, इसकी लाइन हम देख लेते हैं यहाँ से। इसका ये वाला पॉइंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ कितनी सारी हैं ये, और भी हैं, 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, ये इतना ज़्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस बेसिक बेसिक हमको पता होना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब हमको पता है, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। फुल फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब तुम फुल डिस्क्लोजर करोगे, सारी चीज़ों को फेयरली डिस्क्लोज करोगे, और एडिक्वेट मतलब पूरा डिस्क्लोज करोगे उसको, एडिक्वेट मतलब जितना चाहिए उतना डिस्क्लोज करोगे तुम। तो फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है फुल डिस्क्लोजर। और इसके अंदर इसकी एक एक्सेप्शन होती है, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी बोलती है जिस जिस जो चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करोगे तुम अलग से, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कंप्लीटनेस, कि जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है कंप्लीटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए वो सारी। To be reliable, the information of financial statements must be complete within the bounds of materiality and cost। materiality और cost को देखते हुए, मतलब historical cost और materiality को देखते हुए सारी की सारी चीजें complete होनी चाहिए। एन ओमिशन, अगर तुम कुछ चीज भूल गए, कैन कॉज इंफॉर्मेशन टू बी फॉल्स और मिसलीडिंग, तो वो चीजें फॉल्स या मिसलीडिंग हो सकती हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या तो गलत बनेगी या मिसलीडिंग होगी वो।
एंड दस अनरिलायबल एंड डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट रेलेवेंस, कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि वो सही नहीं है। फिर हमने जिस चीज़ के लिए चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमको ट्रू एंड फेयर पोजीशन चाहिए हमारे बिजनेस की, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए हमको, तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन को तुम कंप्लीटली रिकॉर्ड करोगे, कोई चीज़ तुम ओमिट नहीं करोगे, भूलोगे नहीं कुछ। अगर तुम भूल गए तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉल्स या मिसलीडिंग हो सकती है। बस ये मतलब है इसका। तो ये था कंप्लीटनेस। बस ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। तो अगर वैसे देखा जाए तो हमने डिटेल में काफी कुछ समझा है इस चैप्टर में, नई चीजें देखी है हमने। ठीक है, और ये आगे काम आएंगे, बहुत सारे काम आएंगे। हाँ, तो अब तुमको वैसे तो मतलब वो वाली दिक्कत तो इतनी नहीं है। मेनली इस चैप्टर में ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इन सब का बारे में पता होना चाहिए हमको। ठीक है।